Hello everyone, today we will discuss about the chapter number 1, the rise of nationalism in Europe, and in previous video we will discuss about the part 1 and part 2, the sense of collective identities and the sense of collective identities and the making of nationalism in Europe. Here we discuss some important topic in these part. The Treaty of Vienna, Napoleon Code and Waterloo War, Zolvian, economic liberalism, political liberalism and revolutionaries effect. कि जब ट्रीटी ऑफ वियना हुई और जब कंजर्वेटिव्स का बोलबाला हो गया यूरोप के अंदर, तो जो रिवॉल्यूशनरीज थे वो उन्होंने अंडरग्राउंड होकर कुछ सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाई, जिसके अंदर बहुत इम्पॉर्टेंट पर्सन का नेम आता है गस्सेपे मज़ेनी, जिसने 2 सीक्रेट सोसाइटीज़ बनी, जिन्होंने जो सीक्रेट सोसाइटीज़ थी और ये पर्सन था, उसने आगे जाकर जो यूनिफिकेशन ऑफ इटली हम पढ़ते हैं उसके अंदर एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करा। जो उसकी 2 सीक्रेट सोसाइटीज़ थी उनका नेम था यंग इटली, जो कि उसने कहाँ पर फॉर्म करी थी। यंग इटली उन्होंने फॉर्म करी थी बर्लिन के अंदर यंग इटली उन्होंने फॉर्म करी थी मर्सलीज के अंदर एंड यंग यूरोप उन्होंने फॉर्म किया था बर्लिन के अंदर। इसके बाद में हम आज और इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द पार्ट 3, द एज ऑफ रिवॉल्यूशन 1830 टू 1848। मीन्स आपको इस टॉपिक से ही पता चल रहा है कि इस वाले जो पार्ट में हम यूरोप के अंदर जो रिवॉल्यूशंस हुए 1830 से लेकर 1840s के, उसके रीज़न और उसके वो कैसे और कहाँ पर हुए और उनका इफ़ेक्ट पूरे यूरोप में कहाँ पड़ा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रांस के अंदर, क्योंकि उस टाइम पर जो फ्रांस था वो मॉडल रोल प्ले कर रहा था पूरे यूरोप के अंदर। तो 1830s के अंदर जुलाई रिवॉल्यूशन होता है फ्रांस में। अब ये जुलाई रिवॉल्यूशन क्या था, देखो 1815 के अंदर ट्रीटी ऑफ वियना के अंदर लुई फिलिप्स यहाँ के मोनार्च बनते हैं, और वो जो मोनार्च थे उनको कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में, जुलाई रिवॉल्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशनल के अंडर में उन्हें प्रेशराइज किया गया कि वो उसके अंडर में काम करें। तो जैसे ही वहाँ पर जुलाई रिवॉल्यूशन होता है 1830s में, तो उसका इफेक्ट पूरे यूरोप में देखने को मिलता है। और इसी के ऊपर जो ड्यूक मेटरनिच थे, चांसलर ऑफ ऑस्ट्रिया, उन्होंने कहा कि जैसे ही फ्रांस को छींक आती है तो पूरे यूरोप को कोल्ड हो जाता है। इट मीन्स when the France is sneezing, rest of Europe got cold। अगर फ्रांस में कोई भी एक्टिविटी होती है तो उसका इफेक्ट पूरे यूरोप में पड़ता है। तो सिमिलर है, जो जुलाई रिवॉल्यूशन हुआ 1830s में यहाँ पर, उसका इफेक्ट पूरे यूरोप में देखने को मिला। पूरे यूरोप में क्या देखने को मिलता है कि जैसे यहाँ पर चेंजेस आए, पॉलिटिकल चेंजेस आए वापस से, तो वैसे ही जो बेल्जियम, जो ट्रीटी ऑफ वियना के अंदर नीदरलैंड बेल्जियम का पार्ट बना था, द किंगडम ऑफ नीदरलैंड का जो बेल्जियम पार्ट बना था, यानी बेल्जियम को द किंग ऑफ नीदरलैंड का पार्ट बनाया गया था, उसको वो जो बेल्जियम था वो वापस से सेपरेट हो गया। तो इसका इफेक्ट सबसे पहले कहाँ पड़ा, नीदरलैंड बेल्जियम में। तो बेल्जियम जो था वो क्या हो गया, ब्रेक अवे हो गया अगेन। और ये इसको जब ज्वाइन किया था तब कब किया था, ट्रीटी ऑफ वियना में। ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है। और इसकी कैपिटल क्या है, ब्रुसेल्स। तो इसकी कैपिटल ब्रुसेल्स थी। अब इसके बाद में क्या होता है, किंगडम से अलग हो जाता है। उसके बाद में ग्रीस इंडिपेंडेंस नेशन बनता है। अब ग्रीस इंडिपेंडेंस नेशन कैसे बनता है, ग्रीस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ग्रीस के अंडर ऑटोमन एम्पायर के अंडर में होता है। ग्रीस एक क्रिश्चियन कंट्री होती है, इसकी खुद की एक कल्चर होता है। तो जो ग्रीस है वो ऑटोमन एम्पायर के अंडर में आता है, ऑटोमन एम्पायर। अब ये क्या करता है, जो ग्रीस है वो ऑटोमन एम्पायर का जो कल्चर होता है ग्रीस का, वो इस एम्पायर, क्योंकि ऑटोमन एम्पायर और इस्लामिक रूल रेगुलेशंस को फॉलो करता था, तो टोटली इसका कल्चर अलग था। तो ये जो ग्रीस था वो हमेशा से ये चाहता था कि मेरे कल्चर की खुद की एक यूनिक आइडेंटिटी बने और मेरा खुद का नेशन क्रिएट हो। तो इसके लिए वो
बहुत सालों से कोशिश कर रहे थे। तो इन्हीं के अंदर, ग्रीस के अंदर ये पोएट होते हैं, और वो पोएट होते हैं लॉर्ड बायरन। लॉर्ड बायरन कौन होते हैं? लॉर्ड बायरन। ये लॉर्ड बायरन ने बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया ग्रीस को इंडिपेंडेंस कराने। लॉर्ड बायरन ने फंड कलेक्ट किया और अपने कल्चर को और अपने देश, अपने कंट्री को इंडिपेंडेंट या अलग एक नेशन क्रिएट करने के लिए उसने फंड इकट्ठा किया बाय द पोएट, बाय द पोएम से, और वैसे भी उसने फंड कलेक्ट किया। बट एट लास्ट इसके जो एफर्ट्स हैं वो रेगुलर स्ट्रगल कर रहा था इसके लिए। एट लास्ट 1824 के अंदर इसकी डेथ हो जाती है ड्यू टू द फीवर। बट इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो बेकार नहीं जाता, और ये जो उनकी अलग यूनिक आइडेंटिटीज़ बना के जाते हैं और अपना नेशन के लिए जो फीलिंग लोगों के अंदर डाल के जाते हैं वो डेवलप हो जाती है। और एट लास्ट 1832 के अंदर ग्रीस को इंडिपेंडेंस मिल जाती है बाय द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। बाय द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। सो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नाउ अब हम बात करते हैं इमेजिन। अब हम बात करेंगे, अब हम डिस्कस करेंगे रोमांटिक इमेजिनेशन। रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। नेशनल फीलिंग। हेयर हमें इनसे ही पता चल रहा है कि रोमांटिक इमेजिनेशन यहाँ पर किससे रिलेटेड डिस्कस करेंगे हम, नेशनल फीलिंग से रिलेटेड। तो 19वीं सेंचुरी के अंदर ये देखा गया कि इस टाइम पर ये देखा गया कि जो भी नेशन के अंदर पहले जो टेक्स्ट लिखा जा रहा था वो लॉजिकल, साइंस से रिलेटेड, ट्रुथ से रिलेटेड, फैक्ट्स से रिलेटेड लिखा जा रहा था। बट ड्यूरिंग द जैसे ही नेशन क्रिएट करने की यूरोप के अंदर एक नया दौर चला, तो उस टाइम पर जो पोएट्स थे, जो राइटर्स थे, उन्होंने अपना टेक्स्ट चेंज कर लिया। उन्होंने नेशन से रिलेटेड इमोशंस और फीलिंग लोगों के अंदर डेवलप करने के लिए उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने फॉकलोर्स को कलेक्ट किया। फॉकलोर्स को कलेक्ट कर उन्होंने उस कल्चर के अंदर की, उनके कल्चर पर उनको प्राउड फील हो कि हमारा कल्चर ऐसा था या हमारे कल्चर के अंदर ऐसे भी लोग थे, तो उन्होंने फॉकलोर्स को कलेक्ट किया। उन्होंने पोएट्री राइट करना शुरू किया नेशन से रिलेटेड। तो इसी के अंदर उन्होंने अपने कल्चर को हाईलाइट किया। इसी के अंदर एक फ़िलासफ़र हुए जर्मनी के अंदर, जॉन गॉटफ्राइड। तो जो फ़िलासफ़र थे, जो रोमांटिक फ़िलासफ़र्स थे, ऐसे बहुत सारे फ़िलासफ़र्स हुए, जिसमें एक रोमांटिक फ़िलासफ़र जर्मन के हुए जॉन गॉटफ्राइड। जॉन गॉटफ्राइड, जो ये जॉन गॉटफ्राइड थे, जॉन गॉटफ्राइड हेड्रेड, इनका जो मेन मोटो था, इन्होंने ये फ़िलासफ़र, उन्होंने कहा कि जो अगर नेशन का कल्चर ढूंढना है और नेशन को यूनाइटेड करना है तो कल्चर सिर्फ और सिर्फ कॉमन पीपल के अंदर है। तो उन्होंने कॉमन पीपल को ही बताया कि कंट्री के कॉमन पीपल में ही कंट्री का कल्चर छिपा हुआ है, और इसीलिए उन्होंने कॉमन पीपल को क्या बोला, कॉमन पीपल को उन्होंने किस नाम से बोला, दास लोग। कॉमन पीपल को क्या बोला, दास लोग। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो फोक सॉन्ग है, फोक डांस है, फोक पोएट्री है,
जो ट्रू स्पिरिट ऑफ नेशन है, जिससे नेशन क्रिएट हो सकता है, फोक डांस, फोक सॉन्ग, फोक पोएम, ये इन कॉमन पीपल के पास है और इन्हीं को यूनाइटेड करके हम नेशन बना सकते हैं। तो इसीलिए उन्होंने नेशन बनाने के लिए, जो नेशन बनाने की जो फोक डांस, फोक सॉन्ग, इनको उन्होंने क्या बोला, नेशंस के लिए पॉपुलराइज किया वॉक लिस्ट के नाम से। इसके बाद में उन्होंने कहा कि कल्चर के अलावा, यानी कल्चर के अलावा दूसरा जो इम्पोर्टेंट वेपन है जिससे नेशन बन सकता है वो है लैंग्वेज। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट वेपन है जिससे कि नेशन बन सकता है, लैंग्वेज, कल्चर एंड डांस, ओपेरा एंड म्यूज़िक, जो कि हम कल्चर के अंदर ही इंक्लूड करते हैं। तो ये जो दो वेपन है, इनसे हम हमारे नेशन को क्रिएट कर सकते हैं। अब लैंग्वेज का इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल कहाँ से मिलता है? लैंग्वेज का इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल मिलता है पोलैंड एंड रशिया से। ट्रीटी ऑफ वियना में हमने देखा कि जो पोलैंड था उसको डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर दिया था, ऑस्ट्रिया, रशिया और ब्रिटेन के पास था। रशिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन के, अब रशिया, ऑस्ट्रिया और फ्रांस के पास इसका हिस्सा था पोलैंड का। पोलैंड को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। अब जो रशिया के पास जो पोलैंड था, ये पोलैंड वाले हिस्से में रशियन जो पीपल थे, जो रशियन गवर्नमेंट थी, वो इन पर प्रेशराइज कर रही थी कि आप रशियन लैंग्वेज बोलो, यानी पोलैंड पीपल से ये प्रेशराइज कर रही थी कि आप कौन सी लैंग्वेज यूज़ करो, रशियन लैंग्वेज यूज़ करो। अब रशियन लैंग्वेज यूज़ करने का मतलब क्या था कि पोलैंड के जो पीपल थे वो अपना कल्चर भूल रहे थे, यानी अपना कल्चर को ख़त्म कर देना। पर पोलैंड के कुछ पीपल ऐसे थे जो इस चीज़ को कभी नहीं मान रहे थे कि हम हमारे कल्चर को जिंदा रखेंगे, और उसी के बिहाफ पर उनको वापस से पोलैंड एक नेशन बनने में सक्सेस मिली। तो जो पोलैंड के जो चर्च था, पोलैंड के अंदर जो चर्च थे, वहाँ के जो क्लर्जी थे, जितने भी इंस्ट्रक्शंस देते थे पीपल्स को, वो सारे के सारे पॉलिश लैंग्वेज में देते थे। पॉलिश लैंग्वेज को जैसे उनको पता चला तो उन क्लर्जी को उन्होंने अरेस्ट कर और किस में डाल दिया, जेल के अंदर डाल दिया। अब जो एक कैरोल, इसी तरीके से वहाँ का जो डांस था, पोलनाइज डांस था, मुजुर्का डांस था, ओपरास था, वहाँ के म्यूज़िक था पोलैंड का, उसने भी इस स्ट्रगल को कंटिन्यू रखा और अपनी आइडेंटिटीज़ को, जो पोलैंड की आइडेंटिटीज़ थी, उसको मेंटेन रखा। इसी के अंदर कैरोल कुलपिंस्की थे, एक पर्सन था कैरोल कुलपिंस्की। कैरोल कुलपिंस्की, ये जो कैरोल कुलपिंस्की थे, इन्होंने अपना स्ट्रगल कंटिन्यूस रखा बाय द ओपेरा म्यूजिक एंड द डांस ऑफ पोलैंड डांस, पोलैंड का जो डांस था वो था पोलनाइज डांस एंड मुजुर्का। इस डांस का जो करता था उसका सिंबल था कि हम हमारे पोलैंड का जो कल्चर है उसे वापस ला कर रखेंगे, हम रशियन कल्चर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और हम इसी बिहाफ पर हमारा नेशन फॉर्म करेंगे। तो इसके बिहाफ पर उन्होंने, कैरोल कुलपिंस्की ने, और लैंग्वेज के बिहाफ पर एट लास्ट उनको सक्सेस मिलती है। इट मीन्स कि हम यहाँ इन 2 एग्जाम्पल से और इन 3 एग्जाम्पल से, म्यूज़िक से, लैंग्वेज से, कल्चर से और फोकलोर, फोक डांस से, ये प्रूव कर दिया कि नेशन जो क्रिएट हो सकता है वो इनके बिहाफ पर यूनाइटेड हो सकता है और अपनी आइडेंटिटीज़ के बिहाफ पर नेशन भी बन सकता है, और इसी के बिहाफ पर पोलैंड एक नेशन क्रिएट हुआ। अब बात करते हैं हम पॉपुलर रिवॉल्ट की। पॉपुलर रिवॉल्ट की जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे 2 पार्ट्स में। पॉपुलर रिवॉल्ट हुआ 1830s में एंड 1848 का। तो पॉपुलर रिवॉल्ट, जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज पॉपुलर रिवॉल्ट, हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट। हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट।
अब ये क्या था, हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट में 1830s के अंदर, जो 1830s का जो ईयर था वो यूरोप के लिए बहुत हार्डशिप वाला था। क्यों था? क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी। पॉपुलेशन क्या हो रही थी? इंक्रीज। पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी, बट इसके अकॉर्डिंग फूड इंक्रीज नहीं हो रहा था। तो पॉपुलेशन इंक्रीज होने की वजह से जो इंक्रीज तो हो रही थी, पर उसी के रेशियो में फूड इंक्रीज नहीं हो रहा था, तो वहाँ पर फूड स्कैरिसिटी आ रही थी, यानी फूड शॉर्टेज आया। फूड शॉर्टेज के साथ साथ क्या प्रॉब्लम आ गई? दूसरी, अनएम्प्लॉयमेंट पीरियड हुआ, क्योंकि इसी टाइम पर मशीनराइज हुआ था पूरा यूरोप के अंदर मशीनरीज का इन्वेंट हो गया था। तो जो पीपल थे जो हाथ से काम करते थे, जो लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स थी वो ख़त्म हो रही थी। तो इट मीन्स कि वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट फैल रहा था। अब अनएम्प्लॉयमेंट फैल गया, तो जब अनएम्प्लॉयड होते हैं तो पीपल कहाँ माइग्रेट कर रहे थे? पीपल मूव कर रहे थे अर्बन एरियाज़ की तरफ। तो अर्बन एरियाज़ के अंदर जो पीपल हैं वो ओवर क्राउडेड हो रहे थे। पीपल ओवर क्राउडेड हो रहे थे, और कहाँ पर ओवर क्राउडेड हो रहे थे? ऑब्वियस सी बात है कि अनएम्प्लॉयड पीपल है, तो ये पीपल ओवर क्राउडेड होकर किस तरफ माइग्रेट करेंगे? स्लम्स में। तो स्लम्स जो थी वो अनहाइजेनिक और ओवर क्राउडेड होने लग गई थी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द 1830s। और इसीलिए यहाँ के जो लोग थे, यूरोप के लोग, वो टोटली जो कॉमन पीपल थे वो सेटिस्फाइड नहीं थे। अब 1848 के अंदर क्या होता है, और इसीलिए जो पीसेंट्स थे उन्होंने स्ट्रगल करना शुरू कर दिया था। जो पीपल थे उन्होंने भी रिवोल्ट या स्ट्रगल करना वहाँ के सिस्टम के अगेंस्ट में स्टार्ट कर दिया था। अब हम बात करते हैं 1848 की। 1848 में क्या होता है? 1848 के अंदर 1848 में फ्रांस के अंदर भी कुछ कंडीशन ऐसी ही थी। और फ्रांस में जब लोगों को परेशान हो गए, और वहाँ पर पहले रिपब्लिक हो चुका था, तो लोगों को ये पता था कि लिबर्टी का मतलब क्या है और एक सुकून से जीना क्या होता है, तो वहाँ के मोनार्चियल सिस्टम को बिल्कुल लाइक नहीं कर रहे थे, यानी लुई फिलिप्स को बिल्कुल लाइक। जब ऐसी कंडीशन हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट छा रहा था, लोगों के पास खाना नहीं था, तो ऐसी कंडीशन के अंदर 1848 के अंदर फ्रांस के अंदर लुई फिलिप्स के अगेंस्ट में सारे लोग उतर आए फ्रांस में, और हार के उनको ये लगा कि लुई फिलिप्स को ये लगा कि कहीं पहले की तरह लुई 16 की तरह मुझे लोग, यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो जान से मार ना दे, और इसीलिए वो डर के मारे लुई फिलिप्स वहाँ से छोड़कर भाग गए, यानी फ्रांस को छोड़कर वहाँ से चले गए। और फ्रांस को जब छोड़कर चले गए तो वहाँ पर वापस से रिपब्लिक कंट्री बना, नेशनल असेंबली बनी, सफ्रेज यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेज के अकॉर्डिंग ऑल मेल 21 ईयर, पहले कितना था ये 25 ईयर, अब 21 ईयर मेल एज को सबको वोटिंग का राइट मिला, वुमेन्स को अभी भी नहीं मिला था। साथ में यहाँ पर राइट टू वर्क मिला, यानी वापस से नेशनल असेंबली बनी इलेक्टेड पर्सन्स के थ्रू, और जो इलेक्टेड पर्सन्स थे पहले टैक्स पेयर और 25 ईयर से अबाव थे, जिनको रिड्यूस कर 21 ईयर्स कर दिया गया। तो इस तरीके से यहाँ पर रिवॉल्ट हुआ 1848 का, फ्रांस में रिवॉल्ट, फ्रांस के अंदर रिवॉल्ट होता है। दूसरा रिवॉल्ट हुआ सिसलेसिया के अंदर। सिसलेसिया के अंदर क्या होता है कि वहाँ के जो वर्कर्स हैं 1845 में सिसलेसिया में जो वीवर्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्टर के अगेंस्ट में क्या कर देते हैं? रिवोल्ट करते हैं। कॉन्ट्रैक्टर इन जो वीवर्स थे उनको, उनकी वेजेस को रिड्यूस कर देता है, और जो वेजेस थी उसके अंदर उनका घर भी नहीं चल रहा था। तो इसके अगेंस्ट में इसके जो वीवर्स थे उन्होंने वापस से रिवोल्ट कर दिया, और वहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्टर थे उनको उनकी बात माननी पड़ी। अब बात करते हैं हम 1848 का जो पॉपुलर रिवॉल्ट था लिबरल्स का, जो कि जर्मनी के अंदर हुआ था। 1848 के अंदर एक रिवॉल्ट जर्मनी के अंदर हुआ। अब जर्मनी के अंदर क्या हुआ
कि जर्मनी के अंदर जो जर्मनी के जो पीपल थे वो ये चाह रहे थे कि हम एक कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन करें और उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में मोनार्च बैठे, क्योंकि लिबरल्स हमेशा फ्रीडम चाह रहे थे, इक्वल लॉज चाह रहे थे। तो लॉज इक्वल कब बनेंगे? जब कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन होगा। तो उस कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन के लिए उन्होंने 831 जो पीपल थे उनको इलेक्टेड कर लिया। इतने पीपल्स को उन्होंने क्या कर लिया? इलेक्टेड कर लिया। अब इनको इलेक्टेड कर कर उन्होंने जो इलेक्टेड कर कर ये जो लोग थे ये सेंट पॉल चर्च के अंदर असेंबल हुए। सेंट पॉल चर्च यहाँ पर असेंबल हुए। अब जो ये असेंबल पीपल्स थे इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन कर लिया। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन कर कर जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया इसी को बोला गया फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, इसी को क्या बोला गया? फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। अब फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट फॉर्म हो गई यहाँ पर और इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन इसके अंडर में उन्होंने क्या बना दिया? कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया। कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद में अब यहाँ पर जो किंग को उन्होंने अपॉइंट किया था, जो उन्होंने कहा था फ्रेडरिच विलियम को इन्होंने बुलाया और इन्होंने कहा कि आप हमने इस कॉन्स्टिट्यूशन जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उसके अंडर में आप यहाँ पर हमारे अंडर में हमारे किंग बनिए और उसके अकॉर्डिंग जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अकॉर्डिंग काम करिए। तो पहले फ्रेडरिच विलियम ने हाँ कर रखा था, बट एट लास्ट वो कहाँ पर जाकर जो अपोज कर रहे थे, जो जर्मनी के अदर किंग जो अपोज कर रहे थे कि हम इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में काम नहीं करेंगे, उन्हीं में जाकर वो मिल गए। और जब मिल जाते हैं तो यहाँ पर जो इन्होंने एफर्ट्स करे थे वो क्या हो जाते हैं? फेल हो जाते हैं। इस इंसिडेंट के अंदर यहाँ पर अब 18th सेंचुरी जो 19th सेंचुरी थी उसके अंदर जो वुमेन्स थी उन्होंने भी अपने खुद का एक अलग मूवमेंट या अलग रोल प्ले किया था। वो भी अपने जो यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसके अंदर विजिटर गैलरी के अंदर वो खड़ी होकर वो ऑब्ज़र्व कर रही थी कि ये किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है। साथ में वुमेन्स का यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रोल रहा कि उन्होंने अपना मूवमेंट्स स्टार्ट कर लिए थे अपने राइट्स के लिए, अपने न्यूज़पेपर्स शुरू कर दिए थे स्टार्ट, अपने ऑर्गेनाइजेशंस बना दिए थे, अपनी मैगजीन्स बना दी थी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द पॉपुलर रिवॉल्ट, हंगर, हार्डशिप। आई थिंक आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। और दिस इज़ द पार्ट ऑफ 3, 4, 5, 6 ये हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द पार्ट 3। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।